अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इश्क कोहे गिरा एपिसोड नंबर 8, किस नंबर 8। एपिसोड क्रेडिट गोज़ टू सुमैया मुगल, अफशा कंवल, किरण मुश्ताक, सायरा नाज। प्रूफ रीडिंग डन बाय कनवा गाजी। सो लेट्स स्टार्ट। चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी नादान बचपन को, उन्हीं मासूम खुशियों को, उन्हीं रंगीन लम्हों को, जहाँ गम का पता ना था, जहाँ दुख की समझ ना थी, जहाँ बस मुस्कुराहट थी, बहारें ही बहारें थी। कि जब सावन बरसता था तो इस कागज़ की कश्ती को बनाना और डबो देना बहुत अच्छा सा लगता था, और इस दुनिया का हर चेहरा बहुत सच्चा सा लगता था। चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी मासूम बचपन को, चलो फिर ढूंढ लेते हैं, चलो फिर ढूंढ लेते हैं। ये मौसम गर्मा की एक चिलचिलाती दोपहर थी। सूरज अपने पूरे जोबन पर था। धूप की हिद्दत व तवाज़ुन से सायरा को अपना नाजुक वजूद झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। आज करम बाबा उसे लेने नहीं आए कि इम्तहानात करीब थे, सो काम मुकम्मल करने में उसे खासी देर हो जाया करती थी। सड़क पर चलती हुई वह अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी, जिसका रास्ता सीधा नहीं बल्कि ढलवान नुमा था, और जितना ऊपर चढ़ती अम्मा भी और आरफा उसे इतना ही नीचे घसीटने की कोशिश करती। सो इसे एहतियात से हर कदम उठाना था। हवेली में रहना उसकी मजबूरी थी, वरना इसका दिल तो किसी सूरत इस जगह नहीं लगता था। जब तक अलीज़ा थी तो वो उसके साथ अपने दिल की बात कर लिया करती थी, मगर अब ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होती जा रही थी। अनीज़ा लोगों को भी हवेली चक्कर लगाए 7-6 माह हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खासी मुज़हमिल थी। रात होते ही बुखार से जिस्म पर एक थकान सी तारी हो जाती थी। सो वो अनीज़ा को बहुत शिद्दत से याद कर रही थी। फ़ोन पर अपने पास अम्मा भी की मौजूदगी के बायस वो खुलकर उनसे बात भी ना कर पाती। इसकी सोचों का इत्तेकाज़ हवेली के मरकज़ी फाटक पर पहुंचकर टूटा। चौकीदार ने उसे देखते ही उसके लिए दरवाज़ा खोला। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो अंदर दाखिल हुई। इसमें मज़ीद सुलगती धूप बर्दाश्त करने की ताब ना थी। अस्सलामु अलैकुम। वसीअ अरीज़ हाल में दाखिल होते ही उसने बुलंद आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। ये तो एक अच्छा बहाना है काम से बचने का। उसकी आवाज़ सुनकर अम्मा भी खूनख्वार निगाहों से उसे घूरती हुई बोली, कौन सा बहाना अम्मा भी। उसने कदम रोक कर नासमझी से पूछा। उसका दिमाग फ़िलहाल काम नहीं कर रहा था। वो काफ़ी थक चुकी थी और अब खाने के अलावा उसे सिर्फ आराम की तलब थी, और ये दोनों चीज़ें ही अभी इसकी दस्तरस में ना थी। एक्स्ट्रा क्लास में घर से बाहर रहने का बहाना ही तो है। घर बैठ कर भी पढ़ाई हो सकती है, मगर तुम्हें तो शौक़ है घर से बाहर रहने का। जहाँ ज़ेब का ख्याल ना होता तो मैं अब तक तुम्हें घर बिठा चुकी होती। खैर, जल्दी से पूरे हाल और मेहमानों के कमरे की सफाई करो, उसके बाद तंदूर में रोटियां भी तुमने ही लगानी हैं। नखुवत से कहते ही उन्होंने इसे हुक्म सादर किया। साया दिल महसूस कर रह गई। वो आज तक अम्मा भी की खुद से प्रहाश का सबब ही ना जान पाई थी। वो इस वक्त भूख से बेहाल थी, मगर वह किसी तौर ये बात अम्मा भी को ना कह सकती थी। आज यकीनन उसे अम्मा भी की मज़ीद बातें सुनने को मिलने वाली थी कि अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि हर काम को मुशाकी से कर लेती। 10 साला सायरा अपनी उम्र के हिसाब से ही काम करती, लेकिन अम्मा भी को हर काम कामलियत के दायरा कार में ही चाहिए होता था, जैसे वो 10 साल की नहीं बल्कि 30 साल की लड़की हो। जल्दी जल्दी बैग रखकर वो हॉल में वापस आई, जहाँ से उसे सफाई शुरू करनी थी। अम्मा भी वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई तो उसने सुख का सांस लिया, वरना वो उसके काम में 100 नुक्स निकालती। अच्छी तरह झाड़ू फेरने के बाद उसने फ़र्श पर गीला कपड़ा फेरना शुरू किया। अभी मेहमानों के कमरे की सफाई रहती थी, मगर उस पर नकाहत तारी होने लगी थी। सायरा वो हाल कमरे में खड़ी गहरे गहरे सांस भर रही थी जब पीनो उसके करीब आते हुए तफक्कुर से बोली। सायरा ने माथे पर आया पसीना अपनी आस्तीन से पूछते सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। मैं मदद करवा दूँ कुछ तुम्हारी? पीनो उसे देखकर हमदर्दी से बोली। नहीं शुक्रिया, मैं कर लूँगी। सायरा ने नरमी से इनकार किया। अगर इकरार करती तो बाद में उसे अम्मा भी की मज़ीद जली कटी बातें सुनने पड़ती कि वो एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। तुम अकेली किस तरह करोगी? मैं ऐसा करती हूँ, दूसरे कमरे में जाकर झाड़ू लगाती हूँ, मुतफक्कर होकर कहते उसने झाड़ू उठा लिया। सायरा ने तेज़ी से उसके हाथ से झाड़ू लिया। नहीं, मैं कर लूँगी। अगर अम्मा भी को पता चला तो वो नाराज़ होंगी। प्लीज़ तुम जाओ। वो उससे इल्तिजा करने लगी तो पीनो बेबसी से उसे देखा और एक तरहम बड़ी निगाह उस पर डालकर वहाँ से चली गई। वो सायरा के लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहती थी। उसे अच्छी तरह इल्म था कि अम्मा भी अपनी हुक्म अदूली बर्दाश्त नहीं करती। या अल्लाह,
पसीने से शराबोर सायरा ने भूख की शिद्दत से बिलबिलाकर अपने रब को पुकारा और जैसे तैसे सफाई मुकम्मल करके कुछ खाने के लिए बावर्ची खाने तक गई तो वहाँ मौजूद आरफा ने आटे का थाल उसे थमा दिया। वो बस एक गिलास पानी पीकर ही बाहर निकल आई। इस वक्त वो चकराते सर के साथ बाहर दालान में बने तंदूर पर रोटियां लगाने के साथ साथ पूरे दिल से अपने रब से महवे मनाजात थी। रोटी को कपड़े की बनी गद्दी पर लगाकर वो उसे तंदूर की दीवार के साथ जमाने को झुकी ही थी जब इसे एक ज़ोरदार चक्कर आया। इसी पल पहाड़ अहाते में एक गाड़ी रुकी थी। सायरा दालान का दरवाज़ा खोलकर अंदर आती अनीज़ा ने पूरी शिद्दत से लड़खड़ाकर गिरती सायरा को पुकारा था। उनके पीछे आते बच्चों की चीखें भी बेसाख्ता थीं। उनकी पुकारें इस कदर बुलंद थीं कि तपती दोपहर के सन्नाटे में इस वज़ीर और अरीज़ हवेली की हर दीवार चीर गई। गाड़ी की चाबी बाहर मौजूद गार्ड के हवाले करते जहांज़ेब सियार, एसी की ठंडक से सर पड़ते अपने कमरे में आराम करती अम्मा भी, ठंडे पानी से नहाकर निकलती आरफा और हवेली के अंदर बाहर मौजूद तमाम तर मुलाजमीन आवाज़ की सिमत में भागे चले आए। चकरा कर ज़मीन बोझ होती सायरा का आधा वजूद जलते तंदूर के मंडेर पर गिरा जबकि उसकी रोटी लगाता हाथ तंदूर में दहकते अंगारों की हिद्दत से तप रहा था। भागकर रिहायशी हिस्से में आते जहांज़ेब सियार का दिल मुट्ठी में आया। वो तेज़ कदमों से दौड़ते अनीज़ा और बच्चों से पहले सायरा तक जा पहुँचे। उसके तपते नाव तवा वजूद को अपनी बाहों में भरते उनका दिल धक रह गया। ये तरोताज़ा सी सायरा तो ना थी जिसे वो हवेली में छोड़ कर गए थे। जहांज़ेब, तुम लोग कब आए? वो जो बेसुध पड़ी सायरा को लेकर अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। अम्मा बी के सवाल ने उनके कदम जंजीर किए। वो सायरा को नज़रअंदाज किए उनके आने का पूछ रही थी। उन्हें एक पल लगा था अनीज़ा के हदशात को सच समझने में। वो कुछ भी कहे बिना अपने कदम बाहर की जानिब मोड़ गए। अनीज़ा और बच्चे भी इनके पीछे भागे। जहांज़ेब के पीछे जाती अनीज़ा की एक नज़र ही आरफा को अंदर तक ठिठुरा गई थी। की हालत से लगता है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसकी सफ़ेद पर्दी रंगत खून की कमी की निशानी है। उसका वज़न भी बहुत कम लग रहा है। आप एक बार सारे टेस्ट करवा लें। उसका बुखार भी काफ़ी पुराना लग रहा है। मुझे डर है कि ये टाइफाइड का शिकार है। बाकी हाथ का ज़ख्म कुछ दिनों में भर जाएगा। सियाल सायरा को गांव में वाक़िया अस्पताल लेकर आए थे जो उन्होंने कुछ साल पहले ही बनवाया था। वहां मौजूद डॉक्टर ने उसके झुलसे हुए हाथ पर मरहम पट्टी के बाद उसका तफसीली मुआयना किया और अब वो ड्रिप लगाने के बाद उनके सामने अपने खदशे का इजहार कर रहा था। बच्चे हवेली में ही थे जबकि अनीज़ा उनके साथ थी। उनकी आंखें मुसलसल गिरिया ज़ादी से सुर्ख पड़ रही थीं। बच्चे भी उनके साथ आना चाहते थे मगर जहांज़ेब सियाल ने उधर ही रुकने का कहा था। मुझे माफ़ कर दें अनीज़ा, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। अम्मा भी से मुझे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। इतनी सफाकियत, मैं मुजरिम हूँ सायरा का। मुझसे उसके हक़ में बहुत बड़ी कोताही हो गई। मुझे माफ़ कर दें। डॉक्टर के कमरे से जाते ही जहांज़ेब सियाल गिरफ्तार से अनीज़ा का हाथ थामकर उनसे मुखातिब हुए। ज़ब्त की शिद्दत से सुर्ख पड़ती आंखें उनके अंदर होती और खाट पर छाड़ की गमास थी। आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दुनिया का कोई भी बाशऊर इंसान अपनी माँ को लेकर कभी भी कुछ गलत नहीं सोच सकता। बात बस इतनी है कि हर अच्छी माँ एक आला ज़रफ़ इंसान भी हो, ये मुमकिन नहीं। अनीज़ा की बात तल्ख़ थी मगर सच थी और जहांज़ेब सियाल के पास जवाब में सिवाय खामोशी के कुछ नहीं था। अम्मा भी इजाज़त दें। अगले 2 घंटों में वो लोग सायरा को लेकर हवेली वापस आ चुके थे और जहांज़ेब सियाल ने आते ही बिना किसी बहस व बवेले के वापसी की ठानी। उनकी बात पर अम्मा बी की तेवरी चढ़ी। अभी तो आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो? अम्मा बी की बात जहांज़ेब सियाल के अंदर एक अबाल सा उठा गई। वो चाहते तो हवेली के दर दीवार में गदर मचा देते मगर वो माँ के अदब में कोई कमी ना आने देना चाहते थे। अम्मा बी, सायरा के तमाम तर टेस्ट बहुत जल्द होना ज़रूरी है। जहांज़ेब सियाल ने एक ही जुमले में सारी बात समेटी। उसे क्यों साथ ले जा रहे हो? एक ज़रा सा बुखार ही तो है। इधर भी दवा खा के आराम आ जाएगा। अम्मा बी को तो अभी तक इनका सायरा को अस्पताल लेके जाना ही हज़म ना हुआ था। कजा के उसे अपने साथ ले जाना। देर हो रही है अम्मा बी, हम निकलते हैं। जहांज़ेब सियाल ने उनकी बात का कोई जवाब ना दिया। अम्मा बी ने बमुश्किल खुद पर काबू पाया कि बेटे का सुर्ख पड़ता चेहरा उसके ज़ब्त का गवाह था मगर इस वक्त भी दिल ही दिल में सायरा को कोसना ना भूली थी जो उनके नज़दीक उस सब की वजह थी। अच्छा फिर इसका इलाज करा के उसे जल्द वापस भेज देना। अम्मा भी अभी भी सायरा की वापसी को लेकर तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। वो जहांज़ेब के चेहरे के संजीदा तासुरात पर उनके फ़ैसले की मुखालफत में कुछ खुलकर भी नहीं बोल रही थी। वो उनकी जानिब से उठाई गई लिहाज की दीवार गिराना नहीं चाहती थी मगर इन सब में इनका दिल सायरा की जानिब से मज़ीद कबीता हुआ था। अम्मा भी, सायरा अब हमारे साथ ही रहेगी शहर में। ऐबक अपनी मामा जान को बुला लाओ, हमें निकलना है, देर हो रही है। दो टोक अंदाज में कहते जहांज़ेब सियाल ने हाल में आते ऐबक को देखकर उसे सायरा का सामान समेटती अनीज़ा को बुलाने का हुक्म सातिर किया। कुछ ही देर में बिना किसी गिले शिकवे के सायरा के लिए शहर रवाना हो चुके थे। अलीज़ा जो अपनी छुट्टियाँ गुजारने के इरादे से गाँव आई थी वो भी एहतजाजन उनके साथ ही वापस जा रही थी। ममा काश
आपने एक बार उसे मेरी जगह रख कर सोचा होता। 12 साला अलीज़ा का एक जुमला ही आरफ़ा को लर्ज़ा गया, जबकि अनीज़ा ने कुछ भी ना कहा था। उनकी मुलामती नज़रें ही आरफ़ा को सर झुकाने पर मजबूर कर गईं। उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी अलीज़ा रुकी नहीं। वो इनके लिए सोचों का इलाम इतना ही सिलसिला खुला छोड़कर वापस हो ली थी। वो कल की लड़की इतनी अहम हो गई, तेरे बाप ने 2 घड़ी मेरे पास बैठना गवारा न किया। ज़रा सा बुखार ही तो था। मैं पूछती हूँ अपने गांव में इतना बड़ा अस्पताल बनवा कर तेरा बाप उसे इलाज के लिए हर शहर क्यों ले गया? और तो और मुझे ये भी कह गया कि उस कमी की बेटी को अपने साथ ही रखेगा। लो भला, अब वो कमज़ाद मेरे बच्चों की बराबरी करेगी। इन लोगों के निकलते ही अम्मा भी अपने लाडले पोटले के सामने तमाम मामला एक अलग ही रंग में पेश कर रही थी। अम्मा भी आप परेशान ना हो, मैं कुछ दिनों तक इम्तिहानात से फ़ारिग होते ही इस्लामाबाद जा रहा हूँ। फिर देखता हूँ कि कैसे वो इस घर में रहती हैं। मैं उसे इतना तंग करूँगा कि ख़ुद ही कसरे सियाल से भाग निकलेगी। 16 साला ज़ुलिया सियाल सच में अपनी दादी का वफ़ादार था। बचपन से उसके जहन में बोए गए बीज की खूब आबियारी की थी उसने। अब देखना ये था कि ये पौधा एक सायादार शजर में डलता था या किसी जहरीले पेड़ में। कसरे सियाल में आज काफ़ी दिनों बाद उदास फ़िज़ा के बादल छट गए। रौनक और मुस्कुराहटों में ढल गए थे। सायरा की तबीयत ख़राबी की वजह से वो सभी बेहद उदास और परेशान रह रहे थे। उसे टाइफाइड तशख़ीस होने के बाद सबकी तवज्जो का मरकज़ एक उसी ही की ज़ात थी। वो इब्तदाई कुछ अयाम अस्पताल में गुजारने के बाद घर आ चुकी थी, मगर उसकी तबीयत पूरी तरह संभलने में मज़ीद कुछ दिन लग गए। अनीज़ा और जहांज़ेब सियाल की भरपूर तवज्जो और इन सब का प्यार दुआओं से भरकर कारगर रहा था, और अब वो हाथ से बेहतर हो चुकी थी। ज़ुलिया जिसे पहले ही इस बेज़रर वजूद से खुदा वास्ते का बैर था, सबको इसके आगे पीछे इसकी फ़िक्र में गुलता देखकर उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म होती महसूस हो रही थी। वो 2 रोज़ कबल ही घर आया था और सायरा की तसल्ली बख्श सेहत पर उसे अम्मा भी की बात को लेकर जो शुकूक व शहबात थे, वो भी फ़ौरी तौर पर ज़ाइल हुए। वो बिना तहकीक इनकी बात पर ईमान ले आया कि वो इतनी भी बीमार ना थी कि उसे शहर ले आया जाता। उसकी नज़र में तो सायरा पहले ही उसकी माँ के दिल पर काबज़ थी। अब बाकी सबको ख़ास तौर पर जहांज़ेब सियाल को भी उसकी इतनी परवाह करता देख उसका दिल मज़ीद बुरा हुआ। अम्मा बी का बोया हुआ ये नफ़रत का बीज अब तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करने लगा। आज सायरा की तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई थीं, सो इसकी सेहत याबी की खुशी में जहांज़ेब सियाल ने एक छोटी सी डिनर पार्टी रख दी। इस पार्टी में सिर्फ घर के अफराद ही शामिल थे और सायरा की तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए इस पार्टी का अहतमाम भी घर में ही किया गया था कि अभी कुछ अर्सा उसे बाहर के खाने से परहेज़ बरतनी थी। आज डिनर के मेन्यू में ज़्यादातर सायरा की पसंद को मद्देनज़र रखा गया था। सब हल्की फुल्की गुफ्तगू के दौरान खाने का लुत्फ़ उठा रहे थे, सिवाय एक फ़र्द के, और वो था ज़ुलिया सियाल। आज के इस बेहतरीन डिनर से एक बात तो साबित होती है कि इस घर में जो अहमियत सायरा खुदाबख्श की है वो हमारी नहीं। ऐबा की शरत में की गई बात पर जहाँ सब मुस्कुरा दिए, वहीं ज़ुलिया के माथे की तेवरियों में इजाफा हुआ। वो तो वैसे भी यहाँ बमुश्किल बैठा खाना जहर मार कर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सुजूद को उठाकर किसी खाई में फेंक आए जो सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। जैसे तुम्हारे करतूत है ना, तुम्हें खाना भी मिल रहा है तो ये बड़ी बात है। साथ बैठी अलीज़ा ने नाक से मक्खी उड़ाते उसे जिताना ज़रूरी समझा। ऐसे तो ना बोलो, एबी बस मजाक कर रहा था और तुम सीरियस ही हो गई। सायरा ने नरमी से अलीज़ा को टोका। यार तुम चिल करो, मैं कौन सा सीरियस हूँ। और फ़ौरन ही साथ बैठी सायरा का हाथ दबाते मुस्कुरा कर गोया हुई। सायरा बच्चे ठीक से खाना खाओ, इतने दिनों से तबीयत की वजह से कुछ भी पेट भर कर नहीं खाया, इसलिए आज मैं अपनी तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है ताकि तुम खूब सेर होके खाओ। अनीज़ा ने इसकी पहले से बड़ी प्लेट में मज़ीद इजाफा किया तो वह बेचारगी से उन्हें देख कर रह गई। मैं भी आपका ही बेटा हूँ, मुझे भी देख लें, पूछ लें कि मैंने कुछ खाया भी है या नहीं। बस एक गैर लड़की पर सारी तवज्जो है। तनदही से कहते आखिरी जुमले पर उसकी आवाज़ धीमी हुई, लेकिन जिसको सुनाना मकसूद था वह सुनकर साकित सी रह गई। वो बेशक छोटी थी लेकिन इतनी भी नहीं। 11 साल का बच्चा इतना भी कम अकल नहीं होता कि मोहब्बत और नफ़रत में फ़र्क ना कर सके। सारा को अच्छे से इल्म था कि जहाँ सब घर वाले उस पर मोहब्बत की बारिश बरसाते हैं, वहीं वो एक शख्स इस पर नफ़रतों के अंगारे बरसाता है, आंखों से तो कभी अपनी बातों से। ज़ुलिया क्या सारी तमीज़ और तहज़ीब भूल चुके हो? छोटे बच्चे नहीं हो जो हर दफ़ा समझाना पड़े। अपने अल्फाज और रवैया दोनों दुरुस्त रखो। जैसे तुम इस घर के फ़र्द हो, बिल्कुल इसी तरह ये बच्ची भी इस घर का फ़र्द है, और तुम ये बात कभी भूलना मत। जहांज़ेब सियाल के लहजे में गुस्सा और तनबीह दोनों ही शामिल थे। आखिरी जुमले में वो सायरा की अहमियत से बावर कराना नहीं भूले। ज़ुलिया का चेहरा पल में सुर्ख हुआ। गोद में रखे इसके हाथ की मुट्ठी इस कदर ज़ोर से बंद की कि हाथों की नसें तक उभर आईं। उसने नज़रें उठाकर सामने देखा तो उसके दोनों भाइयों और अलीज़ा की नज़रों में भी उसके लिए खुफकी साफ देखी जा सकती थी। जहांज़ेब, अब गुस्सा ना हो प्लीज़, अभी बच्चा है, समझ जाएगा। अनीज़ा मामला ठंडा करने की गर्ज से फ़ौरन बीच में बोली। 16 साला नौजवान बच्चा नहीं होता। वो उनकी बात पर अपने बेटे पर एक गुस्सीली नज़र डालकर बोले।
मैं इससे बात कर लूँगी, आप खाना खाएं। जुलेदैन, ये लो बेटा, तुम्हारी पसंद के कीमा प्याज बनवाए हैं। ने जहांजेब सियाल को ठंडा करके जुलेदैन की प्लेट में सालन निकाला। सॉरी बाबा साईं। वो जहांजेब से माजरत करता खुद पर जब्त के कहरे पहरे बिठाए खाने को जुट गया कि वो इतना सरकश भी ना था कि जहांजेब सियाल की बात पर गुस्से में वहाँ से उठ जाता। सायरा से लाख अनाज सही, मगर इसे अपने वालदैन और भाइयों की नज़र में बदतमीज़ नहीं बनना था। इस दौरान सायरा मुसलसल सर झुकाए बैठी रही। अपने वजूद पर इसे किसी की मुसलसल पड़ती नज़रें महसूस हो रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि ज़ुलेदैन से कच्चा ज़ुबान जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। एकदम ही इसे अपने हाथ पर एक तसल्ली भरा लम्स महसूस हुआ। उसने सर तिरछा किया तो अलीज़ा इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जवाबन वो भी बमुश्किल मुस्कुराई तो अलीज़ा ने उसकी तवज्जो खाने की सिमत दिलवाई। वो बेदिली से प्लेट में चम्मच चलाने लगी। चंद पल पहले वाली खुशी यकसर गायब हो चुकी थी। बज़ाहिर सब ठीक था, मगर खाने की मेज़ पर एक नामहसूस से खामोशी दर आई थी। खाने के बाद इन सबकी महफिल सायरा और अलीज़ा के मुश्तरका कमरे में जमी थी। सायरा की तबीयत के पेश नज़र अनीज़ा ने अभी इसे अलग कमरे में ना रखा था। कल छुट्टी थी तो अनीज़ा ने उन्हें देर तक जागने की इजाज़त दे दी थी, वरना वो सख्ती से जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की ना सिर्फ तलकीन करती थी बल्कि अमल भी करवाती थी। लूडो की 3 बाजियाँ खेली जा चुकी थी। इसने चीटिंग की है। पहली 2 दफ़ा तो सायरा जीती, लेकिन तीसरी वाली ऐबक ने जीती तो अलीज़ा ने शोर मचा दिया। सबूत पेश करो अगर मैंने चीटिंग की है। अगर सबूत ना दे सकी तो फिर पेनल्टी में भी भरनी पड़ेगी। ऐबक फ़ौरन अपने दिफा में संजीदगी से बोला, लेकिन इसकी आंखों की शरारती चमक ये बात जाहिर कर रही थी कि कुछ ना कुछ इसने तो गड़बड़ की ही है। अलीज़ा, अभी ठीक कह रही हैं, आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। 8 साला अमान भी अपने भाई की तरफदारी में बोला। अलीज़ा, यूँ किसी पर इल्ज़ाम तराशी करना बुरी बात है। अगर तुमने कुछ देखा है तो हमें बताओ, वरना एबी से सॉरी बोलो। अब के सायरा ने भी गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला। मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसने ज़रूर चीटिंग की है। अलीज़ा ने एक दफ़ा फिर अपनी बात पर जोर दिया, लेकिन सबको अपनी तरफ देखता पाकर वो समझ गई कि उसे क्या करना है। सॉरी, वो एक दांत किचकिचाते बज़ाहिर पशेमानी से गोया हुई। भाई, बेबुनियाद इल्ज़ाम से तो मैं बाइज़्ज़त बरी हो चुका हूँ, लेकिन अब झूठे इल्ज़ाम पर अलीज़ा बीबी की सज़ा तो बनती है। ऐबक की शरारत से कहने पर अलीज़ा के माथे की तेवड़ी चढ़ी। कैसी सज़ा? उसने कमर पर हाथ टिकाते तेज़ी से पूछा। तुम हम सबको आइसक्रीम खिलाओगी? ऐबक झट बोला। ऐसा कोई सीन नहीं। उसने भी हाथ हटाकर सफ़ा चट इनकार कर डाला। अलीज़ा, ये चीटिंग है, अमान ने दुहाई दी थी। आइसक्रीम हाथ से जो जा रही थी। अच्छा भाई, सीज़ फायर, सबको आइसक्रीम ही खानी है ना? सायरा ने सबकी जानिब देखकर मुश्तरका सवाल किया तो इन तीनों के सर एक हाथ साथ इस बात में ऊपर नीचे हिले थे। ठीक है, तो मैं अभी आइसक्रीम लेकर आई, वो बोलकर तेज़ी से उठी। मगर कहाँ से? अलीज़ा के हैरानगी से पूछने पर वो जाते जाते वापस पलटी, धीमे से मुस्कुराई। किचन में मौजूद फ्रिज से। मुस्कुराकर जवाब देती वो छपाक से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। से ही किचन के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो उसे ठिठक कर रुकना पड़ा। उसके चेहरे पर सजी मुस्कान पल भर में गायब हुई। जुलेदैन जो पानी की बोतल लेने आया था, आहट पर फ्रिज का दरवाज़ा बंद करके पलटा तो अपने सामने इस्तादा सायरा को देखकर उसका दबा गुस्सा फिर से उड़ आया। उसने पानी की बोतल किचन में मौजूद मेज़ पर पटकने के अंदाज में रखी और तनदही से उसकी जानिब बढ़ा। सायरा उसके जारहाना तेवर देखकर खौफज़दा तो हुई, लेकिन भाग नहीं सकी कि टांगों ने साथ देने से इनकार कर दिया था। तुम अपने आप को समझती क्या हो? जब से आई हूँ मेरे घर वालों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं लेने दूंगा। उसके लहजे में नफ़रत ही नफ़रत थी जो सामने खड़े वजूद को मुंजमिन कर गई। खाने की मेज़ पर दबा लिए जाने वाला गुस्सा अब उबल उबल कर सायरा के वजूद को झुलसाने के दर पे था। जुलेदैन तड़प कर मुश्किल उसके मुंह से ये नाम टुकड़ों की निचोड़ट में निकला जो मुकाबले के गुस्से को मज़ीद हवा दे गया। अल्फाज तो तुम्हारी मुँह से निकलते नहीं। चली हो मेरी बराबरी करने, मेरे वालदैन छीनने। वो अंदर से वही बच्चा था जो माँ बाप की तवज्जो का मरकज़ किसी और को बनते नहीं देख सकता था। उसकी तमाम तर नफ़रत की वजह वो मोहब्बत थी जो अनीज़ा सियाल और जहांजेब सियाल सायरा को दे रहे थे। उस बाजू को थाम कर सख्ती से एक झटका दिया तो वो सी करके रह गई। आंखों की सदा तेज़ी से पुरनम हुई। टप टप एक के बाद एक आंसू उसके सुनहरे गालों पर फिसलते चले गए। उसके आंसुओं ने जलती पर तेल का काम किया। जुलेदैन सियाल को सबसे ज़्यादा चिढ़ रोने वालों के आंसुओं से ही तो थी, फिर चाहे सबब कोई भी हो। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। सायरा ने अपने तय उसे तनबीह करना चाहिए, मगर उसका हकलाता हुआ लहजा उसकी राख की दीवार बना। वो सबके साथ नॉर्मली बात करती थी, लेकिन न जाने शख्स के सामने जाकर ना उसके पास एतमाद बचता था ना ही अल्फाज। ये जुलेदैन सियाल की आंखों से छलकती सद महरी थी जो उसे गंग कर जाती थी। अब सायरा खुदा बख्श मुझे बताएगी कि मैं किस तरह उससे बात करूं। वो गुस्से और इश्तिआल में 2 कदम उसकी तरफ बढ़कर फुनकारा। उसका बाजू एक बार फिर जुलेदैन की मजबूत गिरफ्त में था। अल्फाज से ज़्यादा उसे जुलेदैन के सख्त लहजे की माला लमुआ कर गई। वो इस बेरहम संगदिल इंसान से पूछना चाहती थी कि अगर वो मुलाजिम की बेटी है तो उसमें उसका क्या कसूर, और अगर वो बेटा है तो उसमें उसका अपना कमाल क्या है। लेकिन अल्फाज उसकी ज़बान तले दब कर रह गए थे। वो चाहते तो एक जुमले में ही अपने बाप की मौत की वजह याद करवा कर उसे हमेशा के लिए चुप करवा सकती थी, मगर उसके जहन में ऐसी किसी भी कम ज़र्फ़ी का शायबा तक ना था। तकलीफ़ अपना माजू उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश में हल्कान होती इसके मुँह से हल्काहट की सूरत निकला था।
तकलीफ़, और ये तकलीफ़ तुम्हें नहीं मुझे होती है जब तुम्हें अपनी ही छत तले देखता हूँ। एक तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप, दोनों भाई और अलीज़ा सब मुझसे नाराज़ रहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे इस वजूद की वजह से उनके और मेरे दरमियान फ़ासले आ गए हैं। और तो और तुम्हारी वजह से पहली बार बाबा साईं ने अम्मा बी की बात से इनकार किया है। उसने गुस्से में कहते उसे पीछे धकेला तो वह दीवार से जा लगी। जिस्म से ज़्यादा रूह की तकलीफ़ से निढाल वो नफ़ी में सर हिलाकर एकदम ही हाथों में चेहरा छुपाते वही नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उस रोने पर ज़ुल्यदैन को एक पल के लिए पशैमानी ने घेरा, मगर अगले ही पल वो यूँ सर झटक गया, गोया उससे उसके रोने से कोई फ़र्क ना पड़ा हो। उसे तो अपना गुस्सा निकालना था और वो उसने निकाल दिया। वो एक सुलगती हुई नज़र उस पर डालते किचन से ही निकल गया। सायरा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? काफ़ी देर उसका इंतज़ार करने के बाद ऐबक इसके पीछे किचन में चला आया, लेकिन इसे यूं ज़मीन पर बैठे रोटा सिसकता देख वो तेज़ी से लिपक कर उस तक पहुंचा। उसकी फ़िक्र में डूबी आवाज़ पर सायरा ने अपना चेहरा उठाया तो अपने सामने ऐबक को परेशान देख वो उसका बाजू थाम कर मज़ीद तेज़ी से रोने लगी। उसे इस वक्त एक सहारे की ज़रूरत थी और ऐबक को सामने पाते ही वह बिना सोचे समझे बिखर गई। उसकी उम्र और अक्ल अभी सिनफी तकसीम की बारीकियों से कोसों दूर थी। वो मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? शिद्दत से रोते हुए वो एक ही सवाल दोहरा रही थी। ऐबक समझ चुका था कि उसका इस तरह दिल बस एक ही शख्स दुखा सकता था और वो था ज़ुल्यदैन सियाल। कुछ नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो, वो बस गुस्से में थे तो कुछ बोल गए होंगे। तेरा सैला, ऐबक ने बेरबतगी से कहते उसे नरमी से खुद से अलग करते आहिस्ता आहिस्ता उसका सर सहलाकर उसे नॉर्मल करना चाहा। क्या हो रहा है ये? ज़ुल्यदैन पानी की बोतल लेने वापस आया तो ऐबक को सायरा के आंसू पूछते देखा वो तलही से भरपूर लहजे में गोया हुआ। मेरे ख्याल से तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या हुआ था इधर। ऐबक की बात ज़ुल्यदैन को आग ही तो लगा गई। वो बिना कुछ कहे सायरा के लरज़ते वजूद को आग बरसाती नज़रों से घूरते पलट कर पानी की बोतल उठाकर वहाँ से निकलता चला गया। ऐबक तासुब से उसे जाते हुए देखता रहा। न जाने ज़ुल्यदैन की खुद साख्ता नफरत क्या रंग दिखाने वाली थी। ऐबक इस बाबत सोचता सायरा को लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। अपना रूम। अनीज़ा सियाल ने सायरा की तरफ देखते मुस्कुराकर पूछा। उसके सेहर की तरफ से मुकम्मल इत्मीनान करने के बाद जहांज़ेब सियाल और अनीज़ा ने उसका कमरा तैयार करवा दिया था। बहुत प्यारा है अम्मा जान, उसने कमरे पर एक ताराना निगाह दौड़ाते हुए कहा। कमरा काफ़ी बड़ा, खूबसूरत और कुशादा था, जिसकी दीवारों और छत पर हल्की जामुनी और गुलाबी रंग किया गया था। कमरे के वस्त में एक बेड लगा था जिसका हेड ड्रेस एक ताज की शक्ल का था। बिस्तर पर सुर्ख गुलाबों वाले हल्के गुलाबी रंग की चादर बिछी थी। उसके चारों तरफ सफ़ेद जालीदार पर्दे लगे थे। बेड के दाईं जानिब दीवार की शीशे की खिड़की के सामने एक दरमियाने हुजम का सुर्ख और सफ़ेद बैत का झूला पड़ा था। बेड के बाईं जानिब वाली दीवार के साथ छोटा सा सिंगार मेज़ और एक अलमारी रखी थी जिसके दरमियान कांच के दरवाजे थे। इसमें पड़े खिलौने साफ नज़र आ रहे थे। बेड के सामने वाली दीवार पर एक LCD नस्ब थी जिसके नीचे बुक रैक पर एक्सबॉक्स और मुख्तलिफ किस्म की कहानियों की किताबों के साथ रंग भरने वाली किताबें भी नज़र आ रही थी। इस शेल्फ के बिल्कुल नीचे एक स्टडी टेबल भी रखा हुआ था। बेड से कुछ फासले पर 2 आरामदेह कुर्सी नुमा सोफ़े भी रखे गए थे। ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम भी इस कमरे के साथ ही मुल्हिका था। अलगर्ज अनीज़ा और जहांज़ेब ने इसे हर तरह की आसाइश देने का हर मुमकिन इंतज़ाम कर रखा था। आज से ये कमरा मेरी बेटी का है। मुझे जिस तरह समझ आई मैंने इसकी सजावट करवा दी। अगर कुछ रह गया हो तो बिला झिझक बता देना। वो मुस्कुराकर मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोली, ये सच में मेरा रूम है? उसने सितारों की तरह रोशन होती आंखों के साथ पूछा। अनीज़ा सियाल ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जान। वो अनीज़ा से लिपटते खुशी से भरपूर लहजे में बोली। ड्रेसिंग रूम में तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान मौजूद है। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर सब घर वाले साथ में खाना खाएंगे। अब तुम ठीक हो तो कुछ दिनों में मैं और जहांज़ेब तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। वो इसका सर थपक कर शफकत से बोली। अनीज़ा के जाने के बाद वो एक बार फिर बेयकीनी से पुरशौक नज़रों के साथ सारे कमरे का जायज़ा लेने लगी। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वह मुस्तकिल यहाँ क़याम करने वाली है। अम्मा अभी का खौफ अभी भी इसके सर पर सवार था। कुछ देर कमरे की एक एक चीज़ को छू कर देखते वो अपनी खुशबख्ती का यकीन करने की कोशिश करती रही। ये कमरा उसके पूरे घर जितना था। मज़ीद कुछ देर कमरे का तायराना जायज़ा लेकर वो अनीज़ा की हदायत के मुताबिक ताज़ा दम होने चल दी। उसने जाली का सफ़ेद खूबसूरत फ़राक ज़ेब तन किया। इस सूट में वो खूब जच रही थी। वो सिंगार मेज़ के शीशे के सामने घूम रही थी। हवेली में कभी से इतने अच्छे महंगे कपड़े पहनने को मिलते थे। जो कपड़े अनीज़ा उसके लिए लेकर जाती वो इन्हें सिर्फ अनीज़ा की मौजूदगी में ही पहन सकती थी। थोड़ी देर में सबके साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। अमान और ऐबक ने इसकी तारीफ़ की तो वो शर्मा गई, लेकिन जब इसकी नज़र खुद को नापसंदीदगी से देखते ज़ुल्यदैन सियाल पर पड़ी तो वो संभल कर बैठ गई। नए कमरे की सारी खुशी उड़न छू हो चुकी थी। वो कैसे भूल गई कि इस घर में ज़ुल्यदैन भी है जो पता नहीं क्यों इसे नापसंद करता है।
हम लोग ऐबक और अमान के स्कूल में सायरा का एडमिशन करवा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि तुम फ्री हो तो सायरा को टेस्ट की तैयारी करवा लो। अनीज़ा ने कबाब की ट्रे ज़ुलैदैन की तरफ बढ़ाते हुए उसे मुखातिब किया। ज़ुलैदैन को लगा उसने कड़वी गोली चुबा ली हो। सायरा को अपने घर में देखकर उसे जो खौफ महसूस हो रही थी वो ये बात सुनकर मज़ीद बढ़ चुकी थी। उसका बिल्कुल भी कोई इरादा न था सायरा को टेस्ट की तैयारी करवाने का। जन आप ऐबक और अमान के स्कूल की बजाय किसी दूसरे स्कूल में इसका एडमिशन करवाएं, ये वहाँ ज़्यादा खुश रहेगी। वो अपनी कड़वाहट पर काबू पाता वज़ाहर नॉर्मल लहजे में बोला। उस दिन के बाद से उसने किसी के भी सामने अपनी नापसंदीदगी का इजहार ना किया था, मगर आते जाते सायरा को घूरियों से नवाजना ना भूलता। अभी भी वो एक तेज़ नज़र सामने बैठी सायरा खुदागोश पर डालना ना भूला था। ज़ुलैदैन की इस नज़र ने सायरा को घबराने पर मजबूर कर दिया। ज़ुलैदैन की अपने लिए नापसंदीदगी को देखते हुए वो भी उससे टेस्ट की तैयारी नहीं करना चाहती थी, मगर ये वो बात अपने मुँह से कहने का हौसला भी ना रखती थी। इसमें इस वक्त इत्मीनान की शदीद कमी थी। हमने सायरा को सिर्फ बेटी कहा नहीं बल्कि समझा भी है। और तुम्हें क्या मसला है सायरा के स्कूल में पढ़ने से? जहांज़ेब संजीदगी से इस्तफसार किया। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि ये तो आम से स्कूल में पढ़ने की आदी है। इतने बड़े स्कूल में पता नहीं है एडजस्ट कर पाए या नहीं। बाप की बात सुनकर वो संभला। वो अब मज़ीद जहांज़ेब सियाल के सामने कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता था। तुम फिक्र मत करो, सायरा बहुत ज़हीन है, मुझे यकीन है कि ये टेस्ट पास कर लेगी। जहांज़ेब सियाल ने खाना खाती सायरा को देखते मुस्कुरा कर कहा। उनकी बात पर ज़ुलैदैन ने नागवारी से पहलू बदला। उसे अपने माँ बाप की सायरा पर यह तवज्जो बहुत खुली थी। हर गुजरते दिन के साथ उसके दिल में मौजूद सायरा के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। आज उसे लग रहा था कि एबी और अमान के स्कूल में सायरा का दाखिला हो जाना सायरा को उन दोनों के मज़ीद नज़दीक कर देगा और वो इससे मज़ीद दूर हो जाएंगे। सायरा जो जहांज़ेब सियाल की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, ज़ुलैदैन की सर्द निगाहें खुद पर देखकर उसकी मुस्कुराहट सिमटी। कितना मज़ा आएगा ना अभी, सायरा हमारे स्कूल में पढ़ेगी। हम तीनों बहन भाई ब्रेक में लंच साथ करेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। अमान ने पुरजोश लहजे में साथ बैठे ऐबक से कहा। उसने मुस्कुराकर इस बात में सह हिलाया। वो भी बहुत खुश था कि सायरा उनके स्कूल में पढ़ेगी। वो सायरा को स्कूल में सायरा का अच्छे से ध्यान रखेगा। सायरा भी खुश थी कि ऐबक और अमान के स्कूल में उसका दाखिला हो रहा है, जहाँ अनीज़ा भी होगी। लेकिन उसे ये परेशानी भी थी कि दाखिला ज़ुलैदैन से तैयारी करने के बाद मिलेगा और वो ज़ुलैदैन से बहुत डरती थी। पता नहीं वो ये टेस्ट पास कर पाती या नहीं, जाने अब इसकी किस्मत में क्या लिखा था। सायरा, ये तुम्हारी बुक्स हैं। मैंने ज़ुलैदैन को समझा दिया है कि किस तरह तैयारी करवानी है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से तैयारी करवाएगा। वो इस वक्त लाउंज में बैठा होगा, वहाँ चली जाओ। अनीज़ा ने अपने कमरे में परेशान बैठी सायरा को कुछ किताबें थमाते उसे गोया मुसीबत को आवाज़ देने का कहा और वो मरता क्या ना करता के मस्ताक उनकी बात मानने की पाबंद थी। मैं सोच रही थी कि अगर आप मुझे तैयारी करवा दें, आप इनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, आपको तो सब आता होगा। उसने कुछ सोच कर कहते अपनी खलासी चाहिए। वह बिला वास्ता अनीज़ा को ये नहीं कह सकती थी कि उसे ज़ुलैदैन के पास नहीं पढ़ना, सो ये बहाना उसे मकबूल लगा। तुम सही कह रही हो सायरा, लेकिन मैं अभी कुछ मसरूफ़ हूँ, इसलिए ये ज़िम्मेदारी ज़ुलैदैन को दी है। उन्होंने मुस्कुराकर कहते उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरा। सायरा ने ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिलाया। अनीज़ा से किताबें लेकर वह ज़ुलैदैन के पास लाउंज में आ गई, जो इसे वहाँ आते देख ही सुलग गया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? माथे पे अनगिनत बल डाले। ज़ुलैदैन ने उसके सामने खड़े होते हुए तेज़ लहजे में इस्तफसार किया। वो अम्मा जान ने ज़ुलैदैन को सामने देखकर वो हमेशा की तरह हकलाई। पता नहीं जैसे वो अब ऐबक और अमान से बात करती थी, वैसे ज़ुलैदैन से क्यों नहीं कर पाती। पहले सही से बोलना सीख लो, फिर एक स्कूल में एडमिशन लेना। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोला। ज़ुलैदैन की बात पर सायरा की सुरमई आंखों में मोती चमके। उफ़, एक तो तुम फ़ौरन रोने को तैयार हो जाती हो, ड्रामा क्वीन कहीं की। उन्हें ख़ुबूत से कहता उसकी हाथ से किताबें छीन चुका था। सायरा ने लब भींच कर खुद को रोने से रोका। ज़ुलैदैन की सवैये की साथ वो खाक तैयारी कर पाती। अब बैठ भी जाओ। वो उसे एक जगह जमा देकर बेजारी से गोया हुआ। सायरा खुद को संभालती ज़ुलैदैन से कुछ फासले पर बैठी। पहले मैं चेक करता हूँ कि तुम इतनी काबिल हो कि नहीं कि तुम्हारा एडमिशन इतने अच्छे स्कूल में करवाया जाए। वैसे हो तुम बड़ी चालाक, कैसे पहले मेरे माँ बाप और भाइयों का अपना हवा बना लिया और अब यहाँ मेरे घर में मुँह उठाकर चली आई हो। तुम्हारी वजह से अम्मा जान मुझे पहले जितना वक्त नहीं देती। तुम्हारे होते हुए मैं तो जैसे उन्हें नज़र ही नहीं आता। उसे तनफ़ुर भरी नज़रों से घूरता, अपनी तलखी में डूबे लफ्ज़ों का ज़हर उस पर अंधेरने लगा। उसका असल मसला ही सायरा का मुलाज़िम की बेटी होना ना था, बल्कि इसे इस वजह से चिढ़ थी जो उसे उस घर में मिल रही थी। वो अपने आगे किसी और को अहमियत मिलते देख कर बर्दाश्त न कर पा रहा था। आज की इस तलखी की वजह भी ऐबक से हुई वो बहस थी जो उस दिन वाले वाक़ये के बाद इन दोनों भाइयों में हुई और आज ज़ुलैदैन को बदला चुकाने का मौका मिल गया था। सायरा की बर्दाश्त की इतनी ही हद थी, वो किताबें वहीं छोड़ती, रोते हुए लाउंज से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई। पीछे ज़ुलैदैन के लबों पर एक शातिराना मुस्कुराहट उतरी। उसका मंसूबा कामयाब रहा था। सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। क्या हुआ सायरा? ज़ुलैदैन बता रहा था कि तुमसे टेस्ट की तैयारी नहीं हो रही। अनीज़ा सियाल सायरा से परेशान कुन लहजे में पूछने लगी। सायरा ने मतूरम आंखों से इन्हें देखकर इस बात में सर हिलाया। इसे लगा कि अगर इसने सच बोला तो कोई यकीन नहीं करेगा। भले अम्मा जान और बाबा साईं उसे बेटी का दर्जा देते थे, लेकिन ज़ुलैदैन उनकी सगी औलाद था। ऐबक होता तो बात अलग थी कि वो उससे बताए बिना भी समझ जाता था कि मसला क्या है, मगर असला मसला ही यही था कि वो तीनों इम्तिहानात से फ़रागत के बाद स्कूल ट्रिप के साथ 3 दिन के लिए शुमाली इलाका जात की तरफ गए हुए थे, वरना ऐबक बिना किसी के कहे खुद ही इसे
तैयारी करवा देता। अरे इसमें रोने की क्या बात है सायरा, मैं हूँ ना, मैं अपनी सारी मसरूफियत पशे पुश्ताल करा खुद अपनी बेटी को तैयारी करवाऊँगी और देखना तुम ये टेस्ट ज़रूर पास करोगी। उसे अपने साथ लगाए शफ़क़त से कह रही थी। सायरा ने सुकून भरा सांस खारिज किया। वो ये टेस्ट पास करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ आ गई थी कि जुल्यदैन से पढ़कर ये नामुमकिन है। शुक्र है अम्मा जान ने अपना फ़ैसला बदल लिया था। जुल्यदैन बहुत लायक हैं। वो ऐबक और अमान की भी अक्सर पढ़ाई में मदद करता रहता है। मुझे लगा वो तुम्हें पढ़ाएगा तो तुम अच्छे से टेस्ट की तैयारी कर सकोगी, लेकिन शायद वो तुम्हें सही समझा नहीं सका या तुम्हें उसकी बात समझ नहीं आई। अनीज़ा नरम लहजे में कह रही थी। वो ना जुल्यदैन की कोशिश को डिग्रेड करना चाहती थी, ना ही सायरा की जहानत पर इन्हें कुछ शुबा था, मगर असल मामला तो इन्हें पता ही ना था। अम्मा जान, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी और बाबा साईं की उम्मीदों पे पूरा उतरूँ। वो मुस्कुराए तो सर में ही आँखें जगमगा उठीं। अनीज़ा ने बेसाख्ता अपनी प्यारी सी बेटी की बलाई ली। मुँह हाथ धोकर नीचे आ जाओ, मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनवाई हैं, वो खा लो फिर हम पढ़ेंगे। वो मुस्कुराकर कहती अपनी जगह से उठी। सायरा ने इस बात में सर हिलाया। वो पहले जिस कदर परेशान थी अब उतनी ही रिलैक्स हो चुकी थी। यही वजह थी कि थोड़ी देर बाद वो लाउंज में नीचे में बैठी, चिप्स से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ ऐबक, अलीज़ा और अमान से भी बात कर रही थी। सच शुक्र जुल्यदैन को कल वापस चले जाना था, सो अपने कुछ दोस्तों से मिलने बाहर निकला हुआ था।